नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं वो खबरें जिसका सीधा असर आप पर होता है, पूरी दुनिया पर होता है, यानी वो खबर जो आपके लिए बहुत जरूरी है। वर्ल्ड नाउ में आज क्या हम आपको बताने वाले हैं, सबसे पहले एक झलक देखते हैं। बात होगी सीजफायर की, युद्ध विराम और वार्ता के बारे में। क्या 23 अप्रैल की सुबह मिडिल ईस्ट में तबाही का नया अध्याय लिखा जाएगा? 22 अप्रैल की रात सीजफायर की मियाद खत्म हो रही है। इस्लामाबाद में शांति की कोशिशें आखिरी सांसें गिन रही हैं। अमेरिकी डेलीगेशन उड़ान भरने को तैयार है, लेकिन ईरान का रुख अभी एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। तस्वीर साफ है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां हैं, दूसरी तरफ ईरान का नया कार्ड खेलने का दावा। शांति वार्ता की टेबल पर मुद्दों का अंबार है, लेकिन यूरेनियम और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पेच ने बातचीत को बारूद की ढेर पर ला खड़ा किया है। 11 अप्रैल की वार्ता का कड़वा अनुभव और दोनों देशों के बीच गहराता अविश्वास इस बात का प्रमाण है कि शांति समझौता फिलहाल कोसों दूर है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन झुक रहा है, सवाल यह है कि 23 अप्रैल की सुबह सीजफायर टूटने के साथ ही क्या मिडिल ईस्ट फिर से धधक उठेगा, या ट्रंप युद्ध विराम की मियाद बढ़ाएंगे, या फिर ईरान के साथ आर पार की जंग शुरू होगी। दुनिया की नजरें इस्लामाबाद की टेबल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि एक गलत फैसला पूरे इलाके को राख में तब्दील कर सकता है। वहीं ट्रंप की धमकियां कम नहीं हो रही। ईरान ने इस बीच एक पॉजिटिव जेस्चर दिया था। पहले दौर की बातचीत के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोल दिया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की बेवकूफी की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव फिर से गहरा गया और ईरान ने होर्मुज को फिर से बंद कर दिया। क्योंकि होर्मुज खुल जाने के बाद भी अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक करके बैठा हुआ था, और इसी वजह से ईरान ने पलटवार करते हुए दोबारा होर्मुज को ब्लॉक कर दिया। यह कहानी ठीक उसी मुहावरे की तरह है, 9 दिन चले 2.5 कोस। एक तरफ ईरान बातचीत से मसले को सुलझाने की तैयारी में था, टेंशन की बर्फ पिघलने लगी थी, पॉजिटिव संकेत आने लगे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जिद ने, बेवकूफी भरे फैसले ने एक बार फिर से इस पूरे मुद्दे को 28 फरवरी की तारीख से पहले की सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है। बताएंगे आपको पूरी कहानी, दिन भर का अपडेट, अगले दौर की बातचीत को लेकर तैयारी और दोनों तरफ से वार पलटवार की स्थिति और सैन्य तैयारियों का जायजा भी लेंगे। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे ईरान जंग को लेकर। पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी के संकेत आने लगे। बड़े बड़े आर्थिक जानकार आर्थिक सुनामी की चेतावनी दे रहे हैं, और यकीन मानिए मिडिल ईस्ट की लड़ाई सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रहेगी। यह आर्थिक सुनामी बनकर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी है। एशिया से लेकर यूरोप तक सप्लाई चेन हिल चुका है। तेल और गैस की सप्लाई पर लगा ब्रेक, बंद होती फैक्ट्रियां, आसमान छूती महंगाई। संकेत है कि दुनिया कोविड से भी बहुत बड़े आर्थिक संकट की ओर जा रही है। एशिया प्रशांत का इलाका सबसे ज्यादा दबाव में है, जहां 20% ऊर्जा आपूर्ति बाजार से गायब हो चुकी है। करोड़ों लोगों को गरीबी की ओर धकेला जा रहा है, लेकिन इस आपदा में भी कुछ लोगों के लिए अवसर छिपा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल एक ऐसे रहस्यमयी पैटर्न का गवाह बन रहा है जो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आंकड़ों, ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के किसी भी बड़े ऐलान या सोशल मीडिया पोस्ट से ठीक पहले शेयर बाजार में अरबों डॉलर के दांव लगाए जाते हैं। क्या यह इत्तेफाक है, क्या यह संयोग है, या बहुत बड़ा प्रयोग जिसे सुनियोजित इनसाइडर ट्रेडिंग की तरह देखा जा रहा है? एक तरफ दुनिया का हर व्यक्ति महंगाई की ओर धकेला जा रहा है, बेरोजगारी की ओर धकेला जा रहा है, उसकी थाली से रोटियां छीनी जा रही हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, जो कि बाजार से माल समेटने में लगे हुए हैं, दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं। बताएंगे पूरी कहानी, कैसे दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आ रही है और कैसे यह मसला और विकराल हो सकता है अगर जल्द ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और अमेरिका और ईरान के बीच की लड़ाई को सुलझाया नहीं गया और अमेरिका के पागलपन को रोका नहीं गया। अगली खबर में वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में। जब कहा जाता है कि राजा अंधा हो जाए तो प्रजा को ही रास्ता ढूंढना पड़ता है। जब सत्ता पर अहंकार हावी हो और तानाशाह का पागलपन राष्ट्रीय सुरक्षा की धज्जियां उड़ाने लगे तो देश का पतन शुरू होता है। और अमेरिका एक ऐसे ही दौर से गुजर रहा है, जहां व्हाइट हाउस के फैसले और पेंटागन की हकीकत के बीच एक खतरनाक खाई बन चुकी है।
खबर है कि अमेरिकी सेना अब अपने कमांडर इन चीफ की सनक से तंग आ चुकी है। जिस राष्ट्रपति को सेना का हौसला बढ़ाना चाहिए था, आज वही सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। सीक्रेट ऑपरेशंस की जानकारी सोशल मीडिया पर लीक करना हो या अपने ही जाबाज सैनिकों को लूजर और सर्कस कहना, ट्रंप की हरकतों ने न सिर्फ अमेरिकी सेना के गौरव को नष्ट किया है, धूमिल किया है, मटियामेट किया है, बल्कि यूएस आर्मी का मनोबल भी गिराया है। आलम तो यह है कि कहा जा रहा है उन्हें वॉर रूम से बाहर का रास्ता दिखाने पर भी मजबूर किया गया। ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर की नीति आज मैक्सिमम फेलियर साबित हो रही है। ना कोई जीत, ना कोई समझौता, ना कोई रणनीति, ना कोई दिशा, ना कोई दशा, सिर्फ राख होते बेस, बर्बाद होती साख और धुआं होते डॉलर्स। अमेरिका के पूर्व सैनिक भी सड़क पर उतर आए, शांति की मांग करने लगे। तो क्या ट्रंप के अहंकार का अंत होगा? क्योंकि पूर्व सैनिक जब अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे तो उन्हें सरेआम पूरी दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने अरेस्ट करवा लिया। एक व्यक्ति की सनक अमेरिका को किस गहरे खाई में धकेल रही है, इस खबर को विस्तार से देखेंगे और जानेंगे अमेरिका की ताजा स्थिति, वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ वहां के लोगों का गुस्सा, पूर्व सैनिकों का आक्रोश, डिटेल से बताएंगे वर्ल्ड नाउ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। सीजफायर की मियाद खत्म हो रही है, 23 अप्रैल को तबाही की तारीख बताई गई है, लेकिन उससे पहले शांति वार्ता आतंकिस्तान यानी कि इस्लामाबाद में होने की तैयारी की जा रही है। ईरान का आना पता नहीं, वो आएगा कि नहीं आएगा। खबर है कि अमेरिकी डेलीगेशन जल्द ही इस्लामाबाद पहुंच सकता है, हालांकि अभी तक ईरान वार्ता को लेकर अपना रुख साफ नहीं कर रहा है। उधर लेबनान इजराइल के सीजफायर को लेकर भी 23 अप्रैल को मीटिंग होने वाली, जो कि अमेरिका में होगी। तो क्या 23 अप्रैल को दोनों जगह पर सीजफायर एक साथ खत्म हो जाएगा और बमबारी की शुरुआत होगी? पूरी दुनिया ऐसा नहीं चाहती है, हम भी ऐसा नहीं चाहते हैं। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं। क्या वो युद्ध विराम की समय सीमा बढ़ाएंगे या फिर एक बार फिर से जंग की शुरुआत करेंगे? जंग पार्ट 2 की शुरुआत होगी, क्योंकि बातचीत पर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। आगे क्या होगा इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कभी हां कभी ना कहते 2 दिन बीत चुके हैं। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम घोषित हो चुका है। परेशानी यह भी है कि ईरान अपने पत्ते पूरी तरीके से नहीं खोल रहा है। अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ईरान के प्रतिनिधि वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, कब आएंगे, कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं है। यह क्यों क्लियर नहीं है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इसमें सबसे बड़ी गलती अमेरिका की है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है। जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दिया तो अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड को क्यों नहीं खोला गया, और अमेरिका ने बाकी देशों के जहाजों पर फायरिंग क्यों की? क्यों चीन के जहाज को इस फ्री वाटर में कब्जाने की कोशिश किया, उस पर रेड मारकर उसको जांच करने की कोशिश की? सवाल कई हैं। अगर ईरान ने एक पॉजिटिव स्टेप लिया था और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोला था, तो क्या अमेरिका को एक पॉजिटिव स्टेप लेकर इस ब्लॉकेड को नहीं हटाना चाहिए था? बेशक यही कह देते कि हम सीजफायर की मियाद तक के लिए ब्लॉकेड हटा रहे हैं, तो क्या एक वेलकमिंग स्टेप नहीं होता? लेकिन कहते हैं जब राजा ही मूर्ख हो तो प्रजा का भविष्य बहुत अंधकारमय हो जाता है, और यही हाल इन दिनों अमेरिका का है। और अमेरिका के साथ साथ, चूंकि अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर होता है। अब किन मुद्दों पर पेच अटका हुआ यह भी जान लीजिए। अमेरिका ईरान वार्ता को लेकर सस्पेंस जारी है। मिसाइल के बजाय यूरेनियम पर बातचीत अटकी हुई है। होर्मुज और एनरिच्ड यूरेनियम पर बात फंसी हुई है। ओमान में अमेरिका ब्लॉकेड नहीं छोड़ रहा है, गल्फ ऑफ ओमान को कंट्रोल किए हुए है। ईरान होर्मुज को कंट्रोल किए हुए, होर्मुज को ब्लॉकेड किए हुए है। ईरान कह रहा है यूरेनियम एनरिचमेंट पर कोई बात नहीं होगी, और ईरान ने यह भी कह दिया है कि अमेरिका जो भी दावा कर रहा है कि हमने उन्हें एनरिच्ड यूरेनियम देने की बात कही है, यह बात गलत है और इसे सिरे से खारिज किया है। स्थिति यह है कि बातचीत का जो एजेंडा है वो बदलता नजर आ रहा है। अब जो होर्मुज है वो रेडलाइन साबित हो रहा है। पहले कभी होर्मुज ना तो इजराइल के टारगेट पर था और ना ही अमेरिका के टारगेट पर था और ना ही ऑब्जेक्टिव में था।
होर्मुज की तो चर्चा ही नहीं थी। लेकिन 50 दिन गुजर जाने के बाद होर्मुज ही जंग का मुख्य अखाड़ा बन चुका है। दिक्कत यह भी है कि ईरान को अमेरिका पूरी तरह से विश्वास नहीं करता है और अमेरिका को ईरान पूरी तरीके से विश्वास नहीं करता है। इस्लामाबाद में 11 तारीख को जो बातचीत हुई थी उसे लेकर भी ईरान का कहना था कि वो अमेरिकी की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। और फिर से जिस तरह वार्ता से तुरंत पहले होर्मुज में ईरानी नाव को रोका गया और उस पर कब्जा किया गया, चाइनीज नाव को रोका गया, उस पर कब्जा किया गया, इससे ईरान पूरी तरीके से सतर्क हो गया। यहां तक कि ईरान यह भी कह रहा है कि अब बातचीत का सवाल ही नहीं उठता, अब मामला जंग से ही सुलझा लिया जाए। ईरान लगातार कह रहा है कि सीजफायर की आड़ में अमेरिका बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और ईरान पर दबाव डालकर उसे झुकाना चाहता है। तो इस सेकेंड फेज की बातचीत से पहले कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्यों है? अमेरिका कहता है डील नहीं होगी तो बम गिरेगा। ईरान कहता है धमकियों के बीच बातचीत तो संभव ही नहीं है, धमकियों और बातचीत साथ नहीं चल सकते हैं। अमेरिका कहता है जेडी वेंस पाकिस्तान रवाना होंगे। ईरान कहता है यह तय नहीं है आगे कैसे बढ़ना है। अमेरिका कहता है गुरुवार सुबह 5:30 बजे तक सीजफायर बढ़ाया। ईरान कहता है जहाज पर हमला कर सीजफायर तोड़ा है, बातचीत का कोई मतलब नहीं है और ना ही बातचीत के लिए कोई माहौल है। यानी अमेरिका ईरान में वार्ता से पहले तनाव तो है, लेकिन इससे पहले जब पहले दौर की शांति वार्ता हुई थी तो बातचीत के दौरान झड़प भी हुई थी। खबर है कि अरागची और जेडी वेंस में झड़प हो गई थी और उस दौर में वार्ता में अब कौन जाएगा यह भी कंफर्म नहीं है। उधर पाकिस्तान परेशान है कि दोनों में सीजफायर और युद्ध विराम पर बातचीत हो। अब कौन किसे बातचीत करने के लिए लगा हुआ ये भी आप देख लीजिए। शहबाज शरीफ मसूद पेजेशकियन से बात कर रहे हैं, असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं, इशाक डार अब्बास अरागची से बात कर रहे हैं। फोन पर यह बातचीत जारी है और सब एक दूसरे को लेटेस्ट अपडेट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। असीम मुनीर तो डोनाल्ड ट्रंप का सो कॉल्ड लाडला बना हुआ है इन दिनों पाकिस्तान का, और इसलिए हर छोटी बड़ी जानकारी पाकिस्तान से और ईरान से अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को वाया असीम मुनीर ही पहुंचाई जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की धरती पर कोई पाक फैसला हो पाएगा इसका अंदेशा मुझे तो नहीं है। कम से कम मिडल ईस्ट की जंग में सिर्फ 2 देश बरकरार हैं सीजफायर और युद्ध विराम को लेकर, वो है पाकिस्तान और अमेरिका। दोनों लगातार फोन पर बातचीत कर रहे हैं। ईरान को लेकर अभी भी सस्पेंस है। उधर ट्रंप की धमकी कम होने की नाम नहीं ले रही, बल्कि धमकियां वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। कभी वो डील की बात करते हैं, कभी डायलॉग की बात करते हैं, तो कभी हमले की धमकी देते हैं। पहले कहा डील नहीं तो ईरान को तबाह कर देंगे, बाद में कहा मैं खुद ईरानी नेताओं से मिलने के लिए तैयार हूं। पहले कहा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से वो नाकेबंदी नहीं हटाएंगे, बाद में कहा कि नाकेबंदी हटाने पर विचार करेंगे। पहले कहा ईरान के साथ सीजफायर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बाद में कहा सीजफायर गुरुवार सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। पहले कहा वार्ता के लिए जेडी वांस इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, बाद में कहा जेडी वांस के नेतृत्व में ही टीम इस्लामाबाद जा रही है। तो ये जो कंफ्यूजन वाला माहौल डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है, इससे किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया, या किसी भी नतीजे पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो गया। अगर बयानबाजी को आप छोड़ दीजिए तो दोनों की तरफ से मैदानी जंग की तैयारी बहुत जोरों पर है। और मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, बार बार कहा था कि अगर अमेरिका और इजराइल ने गलती से मिडिल ईस्ट में एक सिंगल बुलेट भी फायर किया तो वो आग लगेगी जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और इस जानकारी के 60वें दिन पर मैं खड़ा हूं जब से बात मैंने आपसे लगातार कही है। और आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, पिछले 50 दिन की टाइमलाइन को देख लीजिए, मेरी कही एक एक बात बिल्कुल सटीक आपको नजर आई। तो अब सवाल यह कि सीजफायर नहीं तो क्या, डील नहीं तो क्या, 23 अप्रैल की सुबह के बाद युद्ध और विध्वंसक तबाही की शुरुआत, पीस डील के नाम पर प्रपोजल क्या है, और सबसे बड़ी बात, इस प्रपोजल से कौन सहमत होगा। भाई शर्तें तो वो रखी जाती हैं जो मानने के काबिल हो, शर्त ये नहीं रखी जाती जिसे माना ही ना जा सके, जिसके ऊपर अमल ही ना हो सके। देखिए ईरान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, टॉप लीडरशिप जा चुकी है, IRGC मिलिट्री काउंसिल फैसले कर रहा है,
जो 31 अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं हम 15, 20, 30, 50 साल तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, आप अगर जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। और अगर स्थायी समाधान चाहिए तो फिर इस बात की गारंटी मिलनी चाहिए कि लड़ाई कभी नहीं होगी। पीस डील का नया प्रपोजल आया, वो भी देख लीजिए। अमेरिका कह रहा है 20 साल तक ईरान यूरेनियम संवर्धन का काम नहीं करेगा। इस दौरान ईरान पर अमेरिका का कोई भी हमला नहीं होगा। ईरान के 200 अरब डॉलर की राशि को यूएस अनफ्रीज करेगा। समझौते के तुरंत बाद 27 अरब डॉलर को यूएस अनफ्रीज करेगा। पैसों का इस्तेमाल राहत और बचाव कार्य के लिए किया जाएगा। नए प्रपोजल के अनुसार ईरान को यूरेनियम रखने की इजाजत है, लेकिन ईरान ऊर्जा जरूरतों के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल करेगा। होर्मुज में परमानेंट टोल बूथ बनाने पर अभी तक सस्पेंस है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एनरिच्ड यूरेनियम पर कभी ईरान इस शर्त को स्वीकार करेगा कि वो अगले 20 साल तक यूरेनियम एनरिच ही ना करे? नए प्रपोजल के मुताबिक अभी तक 2 मामलों पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पहला, होर्मुज में परमानेंट टोल बूथ नहीं बनेगा, और दूसरा, यूरेनियम का खात्मा अमेरिका में होगा या ईरान में। ईरान चाहता है यूरेनियम को उसी की जमीन पर पतला किया जाए, यानी एनरिच किया जाए। यानी अमेरिका और ईरान में अभी 2 बिंदुओं पर मामला फंसा हुआ है। इन सब के बीच ईरान ने दावा किया है कि उसके एक तेल टैंकर को अरब सागर से होते हुए सुरक्षित तौर पर उसके देश में पहुंचाया गया है। इस दौरान अमेरिकी नौसेना की तरफ से बार बार चेतावनी और धमकी दी जा रही है। ईरान की सेना के मुताबिक यह टैंकर अब उसके दक्षिणी बंदरगाह पर खड़ा है, यानी वो सुरक्षित डॉक कर चुका है और अमेरिका उसे नहीं रोक पाया। दरअसल ये दिखाने की कोशिश है कि वो अमेरिकी दबाव के बावजूद अपने तेल और जहाजों की आवाजाही बरकरार रखे हुए हैं। इससे पहले रविवार रात अमेरिकी सेना ने एक ईरानी जहाज टुस्का को रोककर कब्जे में ले लिया था। खबर यह मिली थी कि यह जहाज ईरानी तेल लेकर चाइना की ओर जा रहा है और एक चाइनीज शिप थी। खबर यह भी आ रही है कि यूएस सेंट्रल कमांड ने आधिकारिक तौर पर कहा कि उसमें सोडियम प्लक्टोरेट और कई अन्य चीजें मिली हैं जो मिसाइल बनाने के काम आती हैं, जिसके कारण ईरान ने अमेरिकी धमकियों को नजरअंदाज किया। अमेरिका भले ही दावा करे कि उसने नेवल ब्लॉकेट कर रखा है, लेकिन लॉयड्स लिस्ट की रिपोर्ट में होर्मुज से जुड़े अमेरिकी ब्लॉकेट पर सवाल उठाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की शैडो फ्लीट के कम से कम 26 जहाज अमेरिकी ब्लॉकेट के बावजूद गुजर चुके हैं। ब्लॉकेट के विस्तार के बाद भी 10 से ज्यादा जहाज उस लाइन को पार कर गए जिसे अमेरिका कंट्रोल जोन मान रहा है। 13 अप्रैल के बाद से 11 ऑयल टैंकर जो ईरानी कार्गो लेकर चल रहे थे सी ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ से निकल चुके हैं। इसके अलावा एक बल्क कैरियर 15 अप्रैल को ईरानी पोर्ट से निकला और 19 अप्रैल को ब्लॉकेट लाइन पार कर गया। तो अमेरिकी ब्लॉकेट किसके लिए है? ईरानी जहाजों के लिए है, चाइनीज जहाजों के लिए, भारतीय जहाजों के लिए, या फिर रशियन जहाजों के लिए, या फिर यूरोपियन जहाजों के लिए? बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सीजफायर को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो 23 तारीख को बम गिराएंगे। ईरान भी युद्ध की तैयारी किए बैठा है, लेकिन सवाल यह है कि पहले दौर की बातचीत के बाद आखिर ईरान दूसरे दौर की बातचीत को लेकर सहमत क्यों नहीं हो पा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ट्रंप के तौर तरीकों से ही बात बिगड़ गई है। ट्रंप का स्टाइल धमकी भरा है, जबरन अपनी बात थोपने का काम करते हैं, सोशल मीडिया पर खुलेआम बदतमीजी करते हैं, बयानबाजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इससे ईरान को सुलह के बजाय हर बार मुंहतोड़ जवाब देने का रुख अपनाना पड़ता है। ट्रंप बड़े बड़े दावे करते हैं कि ईरान ने सारी बातें मान ली हैं, वो संवर्धित यूरेनियम भी सौंप देगा, एनरिचमेंट बंद कर देगा। इसके कुछ ही देर बाद ईरान उनके दावों को झूठा बता देता है और कहता है कि बार बार ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, जिससे बातचीत पर इंपैक्ट होगा, बातचीत पर असर होगा। अब 2 ऑप्शंस रह गए, या तो आर्यापार या फिर डिप्लोमेसी से कोई चमत्कार हो जाए। अमेरिका की दलील है ट्रंप को डील की जल्दी है, इसलिए वो धमकी देते हैं। मिडिल ईस्ट जंग में ट्रंप सुर्खियां बटोरने में जुटे रहते हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं ओबामा से अच्छी परमाणु डील करेंगे। बातचीत के बीच में ट्रंप के हमले की धमकी बार बार सामने आती है। ईरान कह रहा है ईरान जंग में धैर्य के साथ धीमी चाल चलेगा। ईरान कठोर और सहनशील रवैया अपनाएगा। ईरान का दावा है अमेरिका भरोसे लायक नहीं है, खास करके ट्रंप, और वो अमेरिका को सबक सिखाने की चाहत रखते हैं।
मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, अमेरिका की इतनी सी गलती ढूंढ रहा IRGC। और एक और बात मैं आपको बताता हूं, अंदर की खबर ईरान से मैं आपको बताता हूं। ईरानी लीडरशिप जिसमें मसूद पेजेश्कियन, मुश्तबा खामनेई, गालिबाफ जो कि वहां के स्पीकर हैं संसद के, ये सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बातचीत के जरिए मामले को सुलझा लिया जाए और ईरान को फर्दर कोई नुकसान ना हो। लेकिन इसकी दूसरी तरफ IRGC एक मौके की तलाश में है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, धमकी देते हैं, ये जो लीडरशिप है जिसमें मुश्तबा खामनेई है, मसूद पेजेश्कियन है, गालिबाफ हैं, इनकी कोशिशों पर पानी फिर जाता है। IRGC कहता है ईंट का जवाब पत्थर से दो, खून के बदले खून का हिसाब लो। और इसलिए IRGC के प्रेशर में आ जाते हैं लीडर्स। अमेरिका की गलतियां इन लीडरशिप के काम को बिगाड़ देती हैं। जितनी मेहनत करते हैं, जितनी कोशिश करते हैं, सब बेकार चली जाती हैं। यह है अंदर की बात। और उसके बाद इनको प्रेशर का सामना करना पड़ता है। IRGC कहता है कि अमेरिका से बातचीत करने का मतलब ही नहीं है। बातचीत का धुर विरोधी है IRGC, क्योंकि IRGC आज भी आग बबूला है। उनके सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनेई को मारा है अमेरिका और इजराइल ने। इसलिए अमेरिका और इजराइल को IRGC गुनहगार मानता है और कहता है उनके गुनाहों की सजा उन्हें मिलनी चाहिए, और इसलिए बातचीत का कोई मकसद नहीं रह जाता अमेरिका इजराइल के साथ। इस बीच गालिबाफ ने कहा कि अगर युद्ध फिर से छिड़ता है तो ईरान के पास नए कार्ड हैं। गालिबाफ ने कहा कि उनका देश रणभूमि में नए कार्ड से पर्दा उठाएगा। दरअसल ये ईरान की छिपी धमकी है, जिसका मतलब 14 दिनों के युद्ध विराम में ईरान ने उन मिसाइलों को निकाल लिया है जिन्हें तहखाने में लॉक करके रखा गया था। ड्रोन के झुंड तैयार हैं जिनका निशाना अमेरिकी नौसेना और बोट्स हो सकती हैं। इसका मकसद होर्मुज की अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने के लिए होगा। इसके अलावा वो हूती को भी सक्रिय करेगा और मंदेब स्ट्रेट को भी ब्लॉक कर सकता है। गालिबाफ ने साफ कहा है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका की ओर से दी गई धमकियों से डर कर उसकी थोपी गई शर्तों पर बातचीत नहीं करेंगे। ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या सीजफायर के बाद अब आर पार की स्थिति बनेगी या डिप्लोमेसी से अमेरिका कोई काम बना पाएगा। बातचीत से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने कई बार सीजफायर का उल्लंघन किया है। ट्रंप ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन ईरान कहता है कि ट्रंप ने धमकी दी और सीजफायर तोड़ा है। तो क्या बातचीत बनेगी या सारा हिसाब मैदान जंग में ही होने वाला है? एक इतिहास यह भी गवाह है कि जब जब शांति वार्ता हुई है तब तब अमेरिका ने हमला किया है। तो क्या अभी स्थिति नाजुक है? देखने वाली बात है। अप्रैल 2025 में ओमान में मध्यस्थता की बातचीत चल रही थी। ईरान ने शांति की पेशकश की थी, अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए हामी भी भर दी थी, लेकिन 2 महीने के बाद जून 2025 में अमेरिका ने हमला कर दिया। फरवरी 2026 में बातचीत का दौर चल रहा था। जिनेवा में यूएस ईरान में चौथे दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन 28 तारीख को अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया और सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनेई को मार दिया। अप्रैल 2026 में इस्लामाबाद में शांति वार्ता हुई, सीजफायर हुआ, ईरान ने होर्मुज खोल दिया, लेकिन अमेरिका ने सीजफायर की शर्तों को दरकिनार करते हुए होर्मुज पर ब्लॉकेड लगा दिया, जिससे कि सीजफायर उल्लंघन माना गया और स्थिति अब नाजुक बनी हुई है। ईरानी न्यूज एजेंसी फार्स के मुताबिक ईरान का कहना है कि अमेरिका और बड़े हमले की तैयारी में। याद कीजिए खबर मैंने आपको कब दी थी, जिस पर आज ईरानी न्यूज एजेंसी मुहर लगा रहा है। लाख दावों के बावजूद अमेरिका अभी तक अपने युद्ध के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया है। इसलिए अमेरिका यहां से खाली हाथ तो नहीं जाएगा। या तो वो डील लेकर जाएगा या फिर वो तबाही करके जाएगा। इसलिए इंतजार करना होगा सेकेंड फेज में बातचीत के लिए कौन कौन सामने आता है। क्या कोई डील बन पाती है, डिप्लोमेसी से काम हो जाता है, या फिर हिसाब होर्मुज की खाड़ी में ही लिखा जाने वाला है। इस खबर पर हमारी नजर आइए। आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है, बातचीत के लिए डेलीगेशन भेजना ही होगा। हम एक शानदार डील करने जा रहे हैं, ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने ब्लॉकेड को पूरी तरीके से कामयाब बताया है, ऑपरेशन होर्मुज को बहुत बड़ी कामयाबी बताया है, और उसके ऊपर फिर ये भी कह रहे हैं कि जंग के लिए हम और हमारी सेना तैयार है। अच्छा, ट्रंप की बातों में कितना विरोधाभास होता है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि
हमारा ब्लॉकेड कामयाब है, ईरान को हमने घुटनों पर ला दिया है। फिर वो कहते हैं जंग के लिए हम और हमारी सेना तैयार है। तो बकौल ट्रंप जो देश ऑलरेडी घुटनों पर है, तो उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की सेना जंग के लिए तैयार कैसे हो सकती है? इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ जगहों पर यह भी चर्चा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। एक ही बयान में वो 4-5 तरीके के बयान देते हैं। वो कहते हैं ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है, फिर वो कहते हैं युद्ध के लिए हमारी सेना तैयार है। जब ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है तो फिर अमेरिकी सेना युद्ध किससे लड़ेगी, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप? तो ये है एक और कॉन्ट्राडिक्टरी बयान डोनाल्ड ट्रंप का, जो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। मिडिल ईस्ट की जंग का असर पूरी दुनिया पर आर्थिक दबाव के तौर पर सामने आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पागलपन ने पूरी दुनिया में आर्थिक सुनामी की तैयारी कर दी है। कई देश आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकते हैं। मिडिल ईस्ट में कई फैक्ट्रियां ठप हो चुकी हैं। तेल और गैस की सप्लाई रुकी हुई है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह आर्थिक संकट आर्थिक सुनामी में तब्दील हो सकती है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई जंग एशिया प्रशांत इलाके पर उम्मीद से कहीं ज्यादा और तेजी से असर डाल रहा है। शुरुआत में लगा था कि तेल और गैस की कमी का असर धीरे धीरे दिखेगा, लेकिन हकीकत इससे ज्यादा बुरी है। कई देशों की अर्थव्यवस्था और आम जिंदगी को अचानक बहुत बड़ा झटका लगा है। कई विशेषज्ञ इसे कोविड जैसे संकट से तौल रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, और यहां भी कहा जा रहा है कि अगर ये हालात ऐसे ही बने रहे तो कोविड से विकट हालात हो सकते हैं। शांति वार्ता करने की कोशिश की जा रही है। अब दोनों देशों में जंग थमेगी या नहीं थमेगी, इसके तो आसार बहुत दूर तक नजर नहीं आते, लेकिन यह मानकर चलिए कि अगर जल्द ही समझौता नहीं हुआ तो पूरी दुनिया पर इसके जो इंपैक्ट होंगे वो बहुत ज्यादा डराने वाले होंगे। आने वाले महीनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। उड़ानें रद्द होने लगेंगी, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने लगेंगे, फैक्ट्रियों के बंद होने की नौबत आने लगेगी, सामान की सप्लाई में देरी होने लगेगी, बाजार में रोजमर्रा की चीजों की कमी दिखने लगेगी। ये सब कुछ होगा तेल सप्लाई पर ब्रेक लगाने की वजह से। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर ईरान ने होर्मुज को खोल दिया था तो अमेरिका को भी अपना ब्लॉकेड हटा लेना चाहिए था, जिससे कि 5 दिन ही सही, 10 दिन ही सही, कम से कम वो देश अपने लिए तेल गैस तो जुटा लेते जो इस प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। क्योंकि अमेरिका ईरान जंग का सबसे बड़ा असर तेल और गैस की सप्लाई पर दिख रहा है। ईरान जंग की वजह से एशिया में आर्थिक सुनामी की स्थिति दिख रही है। पाकिस्तान, श्रीलंका समेत कई देशों में भयंकर दिक्कतें शुरू हो गई हैं। होर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका में तनाव है। जंग में टकराव की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई ठप हो गई है। और इन सब को अंजाम देने वाला कौन? इन सब के लिए जिम्मेदार कौन? ठीक एक व्यक्ति, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को शांति का ठेकेदार कहता है। वो कहता है वो डील करवाता है, वो नोबेल प्राइज का सबसे बड़ा हकदार है। लेकिन आज उसी व्यक्ति की वजह से पूरी दुनिया महंगाई की चपेट में, आर्थिक मंदी की चपेट में आ रही है। इकोनॉमिक क्राइसिस कई दुनिया के कई देशों में दिखने लगी है। दुनिया में तबाही और आर्थिक क्राइसिस लाने वाली तबाही किंग भी कहा जाए अगर डोनाल्ड ट्रंप को, तो इसमें कोई दो राय नहीं है और ना ही कोई बुराई है। क्योंकि आज जो दुनिया की स्थिति है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। स्थिति क्या है पूरी दुनिया की अगर आकलन करें, ताजा हालातों की माने तो आने वाले समय में स्थिति बिगड़ सकती है। मिडिल ईस्ट के रास्तों से व्यापार कुछ और हफ्तों तक बाधित रहा तो कई देशों में हालात खराब हो जाएंगे। इन देशों में अनारकी फैल सकती है, मंदी आ सकती है, कई कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर होंगी।
सरकारें महंगाई को काबू में रखने के लिए भारी भरकम कर्ज ले रही होंगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक इस साल के अंत तक एशिया में लाखों लोग गरीबी में धकेले जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुताबिक दुनिया की अर्थव्यवस्था लगभग हर जगह स्लो डाउन होने लग गई है, क्योंकि दुनिया की करीब 20% ऑयल सप्लाई बाजार से बाहर हो गई है। मिडिल ईस्ट से आने वाला तेल गैस रुका हुआ है और पूरे एशिया की सप्लाई चेन हिल गई है। एशिया प्रशांत पर सबसे ज्यादा असर हुआ है, इसलिए क्योंकि एक क्षेत्र मिडिल ईस्ट के तेल और गैस पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। यहाँ की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है और पहले से ही ऊर्जा की मांग ज्यादा थी, जहां सप्लाई कम पड़ती जा रही है। यहाँ तक अगर होर्मुज की समस्या कल ही ठीक भी हो जाए तो तेल और गैस की सप्लाई को पहले जैसे स्तर पर आने में कई महीने लग सकते हैं। जंग से एशिया के कई देश ज्यादा दबाव में हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर सप्लाई चेन संकट से जूझ रहा है। किसान लागत निर्यात संकट भी बढ़ रहा है। टूरिज्म गिरने से होटल मालिक परेशान हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑर्डर उत्पादन में गिरावट है। जंग के कारण कई सेक्टर में रोजगार की दिक्कत भी शुरू हो चुकी है। नोबेल प्राइज और शांति के दावेदार ठेकेदार मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जंग के कारण सबसे ज्यादा असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर आया है। 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध में एशिया में ट्रक, जहाज और विमान प्रभावित होने लगे हैं। मार्च में दुनिया भर में 92,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जो पहले के मुकाबले दोगुनी है और इसका सबसे ज्यादा असर एशिया प्रशांत में दिखा है। मिडिल ईस्ट के रास्ते उड़ान भरने वाली एयरलाइंस ने दुबई जैसे बड़े हब के लिए उड़ानें तुरंत रोक दी हैं। जेट फ्यूल की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है और सप्लाई भी खतरे में पड़ गई है। क्वांटस, एयर न्यूजीलैंड, लायन एयर, वेजेट, एयर एशिया, एयर इंडिया और कैथे पैसिफिक जैसी कई कंपनियों ने सेवाएं घटाई हैं। मलेशिया की बाटिक एयर ने तो 35% उड़ानों को कम कर दिया है, ताकि वो खुद को दिवालिया होने से बचा सके। खबरों की माने तो एशिया प्रशांत में हवाई ट्रैफिक 1/3 तक गिर चुका है। छोटी एयरलाइंस हर हफ्ते करोड़ों का नुकसान झेल रही हैं और कई बंद होने की कगार पर हैं। यहां तक कि कोविड के समय में भी इतनी अनिश्चितता नहीं थी जितनी अब है। इसका असर दूर दराज इलाकों पर भी पड़ा है, जहां पहुंचना मुश्किल हो गया है। ट्रैवल एजेंसी, होटल, रेस्टोरेंट का कारोबार अचानक गिर रहा है। श्रीलंका में एक होटल मालिक ने बताया कि टिकट के दाम 3 गुना तक हो गए हैं और होटल की बुकिंग 80 से 90% तक गिर गई है। कच्चे माल की किल्लत, फैक्ट्रियों पर ताला लगने के हालात आ रहे हैं। ईरान जंग की वजह से फैक्ट्रियों पर संकट गहरा गया है। कच्चे माल के लिए कंपनियां मिडिल ईस्ट पर डिपेंड करती हैं। फैक्ट्रियों के पास कच्चे माल का भंडार खत्म हो रहा है। इंडोनेशिया के कई कंपनियों में उत्पादन कम है। गैस और सल्फर की कमी से उत्पादन में कमी आई है। बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। फैक्ट्रियों के लिए काम चलाना मुश्किल हो पा रहा है। जंग की वजह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। जंग की वजह से कतर में हीलियम उत्पादन रोक दिया गया है। हीलियम का उपयोग चिप बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर चिप नहीं तो सेमीकंडक्टर नहीं, सेमीकंडक्टर नहीं तो आज की दुनिया को कल्पना कर पाना भी बहुत मुश्किल है, या यूं कहिए नामुमकिन है। जंग के बीच विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि डोमिनो इफेक्ट है जो 8 की सर्कल में चलता है। अगर ये शुरू हुआ तो ये बहुत तेजी से फैलेगा, और एक तरह से ये फैलना शुरू हो चुका है। यहां सिर्फ एक समस्या नहीं है, यहां समस्या यह है कि एक समस्या यहां दूसरी समस्या को जन्म दे रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक एशिया प्रशांत में करीब 88 लाख लोग गरीबी में जा सकते हैं, जिनमें से लगभग 50 लाख सिर्फ ईरान में होंगे। ऐसी स्थिति में लाने वाले हैं सिर्फ एक व्यक्ति, उनका नाम है, बिल्कुल सही, डोनाल्ड ट्रंप। ये बेवजह की जंग जो ईरान पर थोपी गई, इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। ट्रंप को आभास हुआ था कि ईरान अमेरिका पर हमला कर सकता है, लेकिन क्या कोई देश आभास के आधार पर अटैक कर सकता है? जबकि एनसीटीसी के पूर्व चीफ डैन केन ने यह कहकर इस्तीफा दिया अपने पद पर अमेरिका में कि ईरान फौरी तौर पर अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं था। ईरान से कोई इमीडिएट थ्रेट अमेरिका को नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने सनकपन में, पागलपन में ईरान पर हमला किया। अब जंग की वजह से रोजगार कम हो रहे हैं, खर्च बढ़ रहे हैं, दवाइयों और वैक्सीन की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। कई जगह स्कूल, कॉलेज भी प्रभावित होने लग गए। बिजली के लिए फिर से कोयले का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिससे प्रदूषण बढ़ेगा। कुल मिलाकर यह संकट बहुत तेजी से फैला और इसे संभालना आसान नहीं।
भले अमेरिका और ईरान के बीच शांति हो जाए, लेकिन महंगाई और कमी का असर दुनिया पर लंबे समय तक बना रह सकता है, जिससे नुकसान आपका है, मेरा है, हम सभी का है, हर व्यक्ति का है, इस दुनिया में जीने वाले हर नागरिक का है। ईरान, अमेरिका और इजराइल संघर्ष के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा नकारात्मक असर भी हुआ है। होर्मुज में तेल आपूर्ति बाधित होने की वजह से ऊर्जा संकट, महंगाई में बढ़ोतरी और वैश्विक विकास दर में गिरावट आई है। वैश्विक तेल उत्पादन में 50 करोड़ बैरल से अधिक की कमी से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे एशिया पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। होर्मुज से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। ईरान के नियंत्रण या संघर्ष से सप्लाई चेन टूट चुकी है। ईरान और ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी उछाल है। वैश्विक जीडीपी पर भी बहुत गंभीर असर हुआ है। युद्ध की वजह से 2026 में वैश्विक विकास दर घटा है। विकास दर 3.4 रहने का अनुमान था, जिसे घटाकर 3.1 कर दिया गया है। जंग की वजह से कई देशों में मंदी का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन कहते हैं, आपदा जब आती है तो वो किसी के लिए संकट होती है, तो किसी के लिए अवसर दी जाती है, और अवसर है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए। ये वही अमेरिका है जिसने एक समय में ये कहा था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, रूस को फंड कर रहा है, और यूक्रेन के खून से हिंदुस्तानियों के हाथ रंगे हुए हैं। और आज मैं ये बात कहता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पूरी दुनिया के लोगों के खून, उनके पसीने, उनकी महंगाई, उनकी आर्थिक परेशानी, इन सब की जिम्मेदारियों से रंगे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कैसे फायदा उठाया है इस पूरे 1.5 साल के अपने अमेरिकी राष्ट्रपति के करियर का, आपको ये बताते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग की बात आपने सुनी होगी। कई ट्रेडर्स बड़े ऐलान से ठीक पहले करोड़ों का दांव खेलते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के ट्रेड डेटा का विश्लेषण किया गया तो उसमें ट्रंप की बड़ी बयानों और घोषणाओं के समय मिलाया गया तो इसमें एक पैटर्न सामने आया। कई बार उनके बयान आने से कुछ मिनट पहले ही किसी एक फर्म ने बहुत जबरदस्त खरीदारी की शेयर मार्केट में, और जैसे ही 15-20 मिनट के बाद उनका बयान आया और मार्केट में उछाल आया, उसी सो कॉल्ड फर्म ने या फिर व्यक्ति ने या ट्रेडर ने सारा माल बेच दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला है और बहुत गंभीर मामला है। यहां तक कि इस मामले को यूके की पार्लियामेंट में भी उठाया गया है। सूचनाएं पहले से लीक हो रही हैं। आम निवेशकों के भरोसे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि ट्रंप के करीबी लोगों ने अंदरूनी जानकारी का फायदा उठाकर क्रूड ऑयल मार्केट में करोड़ों डॉलर का खेल खेल लिया है। ट्रंप के कमाल से कई लोग माला माल हो रहे हैं, खास करके वो लोग हैं जो ट्रंप के सर्कल के ही हैं। दिसंबर 2025 में बर्नमस मिक्स नाम से एक नया अकाउंट बनाया गया। 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में पैसे लगाए गए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति के पद छोड़ने को लेकर पैसे लगाए गए। 3 जनवरी को मादुरो गिरफ्तार हुए और से कमाई हुई 4.36 लाख डॉलर। 28 फरवरी 2026 एक रिपोर्ट में दावा किया गया ईरानी हमले को लेकर। ईरान पर हमले से पहले 6 नए अकाउंट खोले गए। 28 फरवरी तक हमला होने के पक्ष में पैसे लगाए गए। ट्रंप ने हमले की पुष्टि की तो 12 लाख डॉलर कमा लिए। 23 मार्च ट्रंप ने पोस्ट का तेहरान के साथ बातचीत की घोषणा की। ट्रंप की पोस्ट के बाद शेयर बाजार में उछाल आया। 10:48 पर तेल की कीमतों को लेकर भारी ट्रेडिंग हुई। 11:04 पर ट्रंप का पोस्ट आया और तेल की कीमतों में गिरावट हो गई। 11:05 पर तेल की कीमतों में अचानक गिरावट आई। 14 मिनट में 250 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा काट के बाजार से ट्रेडर्स निकल गए। ये जानकारी किसने पहुंचाई, कैसे पहुंचाई, व्हाइट हाउस से खबरें कैसे लीक हुई, किसने लीक की, आपको सब पता है। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें ट्रंप की ठीक घोषणाएं से पहले ही पैसे लगाए जाते हैं और फिर बाद में अरबों डॉलर कमाए जाते हैं। तो जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया को आर्थिक तबाही की मुसीबत में झोंका है, तो दूसरी ओर वो आम लोगों के पैसों पर भी डाका डाल रहे हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में विश्व ने सिर्फ तबाही देखी है और इसलिए आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता है।
ये खबर एक नायाब नमूना है उस व्यक्ति के डॉलर वाली सोच का जिसे अपने रिश्तों में भी सिर्फ पैसे नजर आते हैं और यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल भी वो व्यक्ति सिर्फ डॉलर की कमाई और उगाही करने के लिए कर रहा है। इसका खामियाजा दुनिया को भुगतना होगा और दुनिया भुगत रही है। लेकिन अगर होर्मुज नहीं खोला गया तो फिर हालात बहुत बुरे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। बात अमेरिका की है। कहते हैं जब राजा अंधा हो जाए तो प्रजा को ही रास्ता ढूंढना पड़ता है और प्रजा को ही भुगतना भी पड़ता है। तानाशाह का पागलपन अक्सर अतार्किक नियमों और निर्णयों को जन्म देता है, जिससे अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और सामाजिक ताना-बाना बिखर जाता है। ऐसे दौर में असहमति की आवाज को कुचल दिया जाता है, जिससे समाज में डर का माहौल व्याप्त हो जाता है। चाहे वो कोई भी युग रहा हो, अति हमेशा विनाशकारी मानी गई। जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति के सिर पर अहंकार सवार होता है तो व्यक्ति और देश का पतन निश्चित हो जाता है। और इसी रास्ते पर अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों निकल पड़े हैं। कहते हैं ट्रंप को इन दिनों गुस्सा खूब आ रहा है। इसका कारण ईरान है। कहते हैं ईरान से जंग में अमेरिका को नुकसान हुआ है और ये चीजें ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है। खबर यह भी है कि ट्रंप अपनी ही आर्मी और अपने प्रशासन पर फायर हो जाते हैं। ट्रंप को लगता है कि वो सही हैं और पूरी दुनिया गलत है। अब तो अमेरिकी आर्मी भी ट्रंप को पागल करार देने लगी, लेकिन करे तो करे क्या। अमेरिकी राष्ट्रपति इलेक्ट होकर आए, जब तक महाभियोग इंपीचमेंट नहीं लाया जाएगा तब तक उन्हें हटाया नहीं जा सकता। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप से उनकी आर्मी क्यों परेशान है। पहली वजह यह है, यूएस आर्मी को सीक्रेट लीक होने का डर लगा रहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी सोशल मीडिया पर पहले बताने के चक्कर में सब कुछ खोल देते हैं। कारण नंबर 3, ट्रंप के बयानों से यूएस आर्मी को काफी उलझन होती है। कभी वो डील करने की बात करते हैं, कभी सीजफायर की बात करते हैं, कभी जंग की बात करते हैं, कभी हमले की बात करते हैं, फिर डील की बात कर देते हैं, फिर सीजफायर की बात कर देते हैं, फिर सीजफायर की मियाद बढ़ा देते हैं। ऑपरेशन की डिटेल शेयर कर देते हैं ट्रंप, ये भी एलिगेशन लगाया जा रहा है। और मिशन से पहले ही दुश्मन अलर्ट हो जाता है, तो कहते हैं आज रात बहुत बड़ा हमला होगा, कल का सूरज ईरान नहीं देख पाएगा। ऐसे में टैक्टिकल ऑपरेशन में आर्मी पस्त हो जाती है, पीछे रह जाती है। अमेरिकी आर्मी कोई भी ऑपरेशन करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाती है। यह भी सोचती है क्या उसके जवान सही सलामत वापस आ पाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली दुनिया को बता दिया कि अमेरिका हमला करने वाला है और उसके बाद अमेरिका को नुकसान होता है। कहते हैं ईरान जंग में जो नुकसान हुआ है उसके पीछे सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उतावलापन है, क्योंकि वे सारी जानकारी शेयर कर देते हैं। और अब माना यह जा रहा है कि ट्रंप को वही जरूरी अपडेट दिया जा रहा है जिसकी जरूरत है, या फिर परमिशन की जरूरत है, वरना अमेरिकी आर्मी क्या कर रही है इसकी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति से भी साझा नहीं की जा रही। इजरायली मीडिया में भी एक रिपोर्ट छापी गई। अमेरिकी आर्मी ने पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन के समय कमांड रूम से ट्रंप को बाहर रखा था, क्योंकि डर था कि कहीं ट्रंप पोस्ट कर अपनी ही सेना की पोल पट्टी न खोल दे। हुआ क्या था उस मीटिंग के दरमियान, यह आपको बताते हैं। पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान यह खुलासा हुआ है। इजरायली मीडिया ने इसका खुलासा किया है। कहा है कि मिशन के दरमियान ट्रंप को कमांड रूम से दूर रखा गया। अमेरिकी आर्मी को डर था कि ट्रंप का गुस्सा मिशन को बिगाड़ सकता है और सैकड़ों अमेरिकी सैनिक ईरान के गिरफ्त में आ सकते हैं। अमेरिकी जेट गिरने के बाद ट्रंप बहुत तनाव में थे। ऑपरेशन में ट्रंप को केवल जरूरी अपडेट दिए गए। ऑपरेशन के बीच में ट्रंप ने ईरान को कड़ी धमकी दी। यूएस ने खार्ग में ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान बनाया था। ट्रंप के पोस्ट के बाद आर्मी ने प्लान को कैंसिल कर दिया। गुस्से में ट्रंप सारा प्लान लीक पोस्ट कर देते हैं। कहते हैं जब पायलट ईरान में फंसा था तब अमेरिकी जेट्स को ईरान ने जब गिरा दिया था तो पायलट को बरामद करने में 24 घंटे से अधिक का समय। ट्रंप का रवैया इस दरमियान स्थिर नहीं था। 4 अप्रैल की शाम को ट्रंप जब शांत हुए तब उन्हें बताया गया कि लापता पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया है। इस दौरान
अधिकारियों पर चिल्लाने से लेकर मारपीट और गाली गलौज तक की बात सामने आती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट कर ईरान को गाली भी दी थी। यानी अगर ये जंग कुछ और समय तक चली तो ट्रंप पागल भी हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चलिए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। यह है अमेरिका के पूर्व सैनिक जिन्होंने अमेरिका को सर्व किया है। हमारे यहां आर्मी के लिए कितना सम्मान है आप ये जानते हैं, भली भांति जानते हैं। लेकिन अमेरिका में जो लोग आर्मी को सर्व करते हैं वो अगर अपने ही सरकार के खिलाफ बोलें तो उनके साथ क्या होता है, ये तस्वीर आप देखिए। खबरों के मुताबिक अमेरिका के पूर्व सैनिक कैपिटल हिल के कैनन बिल्डिंग में घुसकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। इन सैनिकों का कहना है कि अमेरिका को और जंग लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग और गाजा में चल रहे संघर्ष को रोकना चाहिए, शांति की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए और पीसफुल प्रोटेस्ट था जिसमें कि वी कांट अफोर्ड अनदर वॉर लिखकर ये लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन इन लोगों को यहीं से गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी की तस्वीर भी आप देख लीजिए। इस प्रोटेस्ट ने यूएस पॉलिटिक्स और ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी पर कई सवाल खड़े कर दिए। खबर यह भी है कि 17 अप्रैल 2026 को एक कांग्रेस सुनवाई के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधि मार्क तकानो ने स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर से कड़े सवाल किए। तकानो ने स्वास्थ्य सेवा सचिव से सीधा पूछा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक हालत ठीक है। हालिया सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जैसा खुद को वो ईसा मसीह के रूप में दिखा रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या ट्रंप मेंटल फिटनेस टेस्ट दे सकते हैं या 25th अमेंडमेंट के तहत उन्हें पद से हटाने पर विचार किया जाए। आपको सुनवाते हैं किस तरह से स्वास्थ्य सेवा सचिव अमेरिका के इस सवाल के बाद घबरा गए, असहज हो गए। My question is, would you vote to invoke the 25th Amendment? Mr. Secretary, we're claiming my time. It's my question, Mr. Secretary. Would you invoke the 24th Amendment if he were to fail an assessment of his mental stability or emotional stability? As I said, President Trump is a Muslim. Apparently not, Mr. Secretary. Apparently not. Mr. Secretary, we can all see that this president is mentally unstable, emotionally unstable, and is... तो अमेरिका में भी चर्चा होने लगी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, मेंटली फिट नहीं है। और वहां यह पूछा जा रहा है कि अगर वो मेंटल टेस्ट में फेल होते हैं तो क्या 25th अमेंडमेंट के तहत उन पर इंपीचमेंट की कार्रवाई न की जाए, उन्हें उनके पद से न हटाया जाए। ट्रंप अपने ही देश में बहुत बड़ी मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।